जम्मू कश्मीर के अलीहदगी पसंद लीडर यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा मिलने के बाद अजमेर में वाक़ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के दीवान ने इसे कर्मों की सजा बताया। अजमेर शरीफ के दीवान ज़ैनुल आबिदीन ने यासीन मलिक की सजा को जायज़ ठहराते हुए अदलिया की तारीफ की है। दरगाह के दीवान और रहनुमा सैयद ज़ैनुल आबिदीन अली खान ने ट्वीट के जरिए जारी किए गए बयान में कहा कि यासीन मलिक को पूरे अदालती अमल से गुजरने के बाद उसके जुर्म के लिए सजा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत के अदालती निज़ाम ने एक बार फिर अपनी जहानत, आज़ादी और शफाफ इमेज का सबूत दिया है, जिसकी सताइश पूरी दुनिया करती है। सैयद ज़ैनुल आबिदीन अली खान ने लिखा, मलिक ने हिंदुस्तान में दहशतगर्दी को भड़काकर दहशतगर्दाना वारदात को अंजाम दिया। उसने बेकसूर कश्मीरियों के हाथों से किताबें छीनकर उनके हाथ में जबरदस्ती बंदूकें देकर उन्हें दहशतगर्द बना दिया। उन्होंने कहा कि यासीन को उसके कर्मों की सजा मिली है। यासीन मलिक की सजा से पाकिस्तान का दहशत पसंद चेहरा भी बेनकाब हुआ। और हमारे साथ इस बेहद अहम मौजू पर गुफ्तगू के लिए सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती साहब मौजूद हैं। उन्हीं का रुख करेंगे यहाँ पर मजीद गुफ्तगू के लिए। नसीरुद्दीन चिश्ती साहब, बहुत खैर मकदम है आपका अजीज सलाम पर, और एक अहम मौजू पर गुफ्तगू के लिए हम आपसे रूबरू हैं। अभी यासीन मलिक की सज़ा पर ये तमाम बातें सज्जादा नशीन ने कही हैं और उन्होंने कहा कि अदालती अमल मुकम्मल तौर पर पूरा हुआ है और जो उसने जुर्म किए हैं उन्हीं की सज़ा यासीन मलिक को दी गई है। हिंदुस्तान में दहशतगर्दी को भड़काया यासीन मलिक ने, कश्मीरी नौजवानों के हाथों में बंदूक थमाई और आज उसके कर्मों की सज़ा, उसके जराइम की सज़ा उसको दी गई है। तो आपके रद्द अमल का इंतजार है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल का, आप लोगों ने मुझे बुलाया। यहाँ दीवान साहब जो सज्जादा नशीन बारगाह गरीब नवाज हैं, उन्होंने कल अपने स्टेटमेंट एक ट्वीट के जरिए आवाम तक पहुंचाया था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यासीन मलिक को उसके जो क्राइम्स उन्होंने किए हैं एंटी नेशनल, उसकी सजा दी जा रही है। और जो लोग हमारी अदलिया पे सवालिया निशान उठाते हैं उनके लिए जवाब ये है कि हिंदुस्तान की अदालतों ने पूरा प्रोसेस अडॉप्ट करके, जुडिशरी प्रोसेस अडॉप्ट करके, उसके बाद में उसकी सुनवाई करने के बाद आखिरी नतीजा जो दिया है, ये हिंदुस्तान की अदलिया के इंसाफ का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है दुनिया के लिए। और इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है कि पूरा जुडिशियल प्रोसेस अडॉप्ट किया गया, उसके बाद में इस तरीके के एंटी नेशनल लोगों को सजा दी गई है। यासीन मलिक जैसे लोगों का पाकिस्तान की हुकूमत, क्योंकि देखिए अवाम पाकिस्तान की हो चाहे हिंदुस्तान की हो, सब अमन व अमान चाहते हैं, सब मोहब्बत चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत का चेहरा सामने आया है कि वो किस तरीके से यासीन मलिक जैसे लोगों का सहारा लेकर के हिंदुस्तान में टेरर फंडिंग करते थे और हिंदुस्तान के कश्मीर के नौजवानों को किस तरीके से बहला फुसला करके उनके हाथों से किताबें छीनकर उनके हाथों में बंदूक पकड़ाई जाती थी और उनको आतंकवाद की तरफ माइल किया जाता था। नसीरुद्दीन चिश्ती साहब, जब अलीहदगी पसंद लीडर यासीन मलिक को सजा सुनाई गई, सजा को लेकर फैसले को आम किया गया अदालत की जानिब से, तब एहतजाजी मुजाहरे भी हुए, अलर्ट पर रखा गया कई सारे मकामात को, लोगों में नाराजगी भी थी। लेकिन सज्जादा नशीन साहब के इस बयान के बाद लगता है कि एक मुस्बत मैसेज जरूर गया होगा लोगों में, लोगों को समझ में आया होगा कि जिन चीजों को वो अब तक जिस नजरिए से देखते आ रहे थे वो दरअसल वो थी नहीं। बिल्कुल, सज्जादा नशीन साहब बारगाह गरीब नवाज, क्योंकि कश्मीर की आवाम पूरी तरीके से बारगाह गरीब नवाज से जुड़ी हुई है, उनके पैगाम जो गया है वहाँ पर बिल्कुल उसका असर हुआ होगा और होना भी चाहिए। देखिए, एहतजाज वो लोग कर रहे हैं जो यासीन मलिक की सोच को सपोर्ट करते हैं, जो एक छोटा सा ग्रुप है वहाँ पर। तो जब से आर्टिकल 370 हटा है उसके बाद से ही हुर्रियत नेता हुए, जितनी एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर, उन पर लगाम लगा दी गई है। अब वहाँ के अवाम को हम ये चाहते हैं कि वहाँ की आवाम, वहाँ का नौजवान ये समझे कि उनको 50 साल तक गुमराहियत में रखा गया, धोखे में रखा गया। हिंदुस्तान का कश्मीर अभिन्न था, है और रहेगा, इंटीग्रल पार्ट है और रहेगा, इसमें कोई शको शुबा नहीं है। हम तो चाहते हैं कश्मीर की आवाम मेन स्ट्रीम में आकर के वो लाभ ले सके, वो पॉलिसीज का एडवांटेज ले सके, उसका बेनिफिट ले सके जो हिंदुस्तान की आवाम के लिए है। कश्मीर की आवाम को धोखे में रखकर उन बेनिफिट से भी दूर रखा गया। तो अब जो स्टोन पेंटिंग कर रहे हैं वो कुछ असामाजिक तत्व हैं, एंटी नेशनल लोग हैं जो इस पे रिएक्शन दे रहे हैं। अदरवाइज मैं समझता हूँ जो पढ़ा लिखा तबका है, चाहे वो कश्मीर का हो, क्योंकि मोहब्बत, कश्मीर की आवाम भी मोहब्बत पसंद, अमन पसंद आवाम है। मैं व्यक्तिगत तौर पे वहां जाकर आया हूँ, मैंने देखा है। लेकिन जो 50 सालों से उनके ब्रेन को वॉश किया हुआ था, उनको धोखे में रखा गया था वहां के लोकल पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए, वो
उसका असर ये है कि वहां पे स्टोन पेंटिंग जैसे कारनामे होते हैं। लेकिन ये नया कश्मीर है, ये नया दौर है। आप देखेंगे पहले क्या हालात थे 370 से पहले, मस्जिदों के बाहर जुम्मे की नमाज के बाद लोग स्टोन पेंटिंग करते थे, इवन आईएसआईएस के झंडे लेके खड़े होते थे, पाकिस्तान के झंडे लेके खड़े होते थे। लेकिन आज वो माहौल नहीं है। इन लोगों पे लगाम लगाई गई है, इनको सजा दी गई है, इसको हम वेलकम करते हैं। और इसके अलावा भी जो ऐसा करेगा उसको समझ लेना चाहिए, राष्ट्र हित ऊपर रहेगा, देश हित सर्वोपरि रहेगा। उन लोगों को अपने इन बेजा हरकतों पे लगाम लगानी चाहिए जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में शामिल है, खासतौर से कश्मीर के लोग, कश्मीर के वो लोग जो पाकिस्तान के इशारे पे कश्मीर का अमन अमान को खराब करने में लगे हुए हैं। इसी सोच के साथ सज्जाद नशीन बारगाह गरीब नवाज ने एक अमन का पैगाम दिया था और इसको वेलकम किया था। जुडिशरी की भी तारीफ की गई है, जितनी कम तारीफ की जाए कम है, क्योंकि हमारी हिंदुस्तान की जुडिशरी इंडिपेंडेंट जुडिशरी है और किसी के दबाव में काम नहीं करती है। देखिए पूरा जुडिशियल प्रोसेस अडॉप्ट किया गया, वरना अमूमन अदर कंट्रीज से हम कंपेयर करते हैं तो जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है उसको कैसे, मतलब किस तरीके से सजा दी जाती है, लेकिन हम लोगों ने पूरा प्रोसेस अडॉप्ट करके सजा दी गई है। जी नसीरुद्दीन चिश्ती साहब, अजमेर दरगाह दीवान सैयद जैनुल आबदीन साहब के इस रद्दमल से जाहिर सी बात है अदलिया में भी, मुल्क के जुडिशल सिस्टम में भी लोगों का यकीन, लोगों का भरोसा ज़रूर मजबूत होगा। क्योंकि पिछले कुछ वक्त में हमने देखा है कि आम लोगों के रद्दमल कुछ इस तरह के आ रहे थे कि शायद वो मुतमईन नहीं हो रहे थे इस तरह के फैसलों से। लेकिन सज्जाद नशीन साहब के इस बयान के बाद मुल्क के अदलिया में, जुडिशल सिस्टम में लोगों का भरोसा मजबूत होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, जुडिशियल सिस्टम का भरोसा मजबूत भी होगा और दुनिया, इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए एक पैगाम होगा इंडियन जुडिशरी की तरफ से कि हम कैसे इंसाफ करते हैं। और जो हमारे मुल्क की तरफ आंख उठा के देखेगा या हमारे मुल्क के अमन अमान को खराब करने की कोशिश करेगा, इस मुल्क में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश करेगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा। मैं फिर ये बता रहा हूँ कि कश्मीर के आवाम से, मैं खासतौर से यूथ से अपील करता हूँ कि वो अपने भविष्य के लिए सोचें, हिंदुस्तान की मेन पॉलिसी से जुड़ें। और आज उनको जो मौका दिया जा रहा है वो डेवलपमेंट की बाहर चलाई जा रही है, वो डेवलपमेंट के नए नए प्लान, पॉलिसीज भेजी जा रही है, उसका फायदा उठाएं। आतंकवादी किसी के सगे नहीं है, उनका एक सेल्फ एजेंडा है, कश्मीर में आकर के वहां का अमन अमान को खराब करना और नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ करना, उनको आतंकवादी गतिविधियों में इन्वॉल्व करना, जिससे कि पूरे घर का विनाश होता है, पूरे घर का सर्वनाश होता है। मैं समझता हूँ कि उन बच्चों की वजह से उनका पूरा घर सफर करता है, उनका पूरा खानदान सफर करता है। तो इस चीजों को सोच करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। यूथ को चाहिए कि अब वहां की जो डेवलपमेंट पॉलिसीज आ रही है उसमें इन्वॉल्व हों, अच्छी तालीम लें और कश्मीर का डेवलपमेंट में भी अपना योगदान दें, खुद के परिवार के डेवलपमेंट में भी अपना योगदान दें। चिश्ती साहब, बारगाह गरीब नवाज के दीवान सैयद जैनुल आबदीन साहब ने अपने ट्वीट में पाकिस्तान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यासीन मलिक को ये सज़ा पाकिस्तान के चेहरे को भी बेनकाब करता है। आपके ज़रिए क्या हम ख़ास तौर से, खुसूसी तौर पर कश्मीर के नौजवानों को ये वाज़ेह कर सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान के चेहरे को बेनकाब किया गया है इस फैसले के बाद? वो तमाम सरगर्मियाँ जो पर्दों में रहकर या फिर बहुत ही खुफिया तरीके से पाकिस्तान अंजाम देने की कोशिश करता रहा है, उसकी पर्दापोशी किस तरह से हुई और अब उसको कैसे सरेआम किया गया? देखिए, इस जो मौजूदा जो जजमेंट आया है, यासीन मलिक को जो सजा दी गई है, इससे पाकिस्तान का चेहरा तो बेनकाब हुआ है। लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, आर्टिकल 317 हटने के बाद में 2018 में अक्टूबर में मैं एक डेलीगेशन लेके गया था, सूफी डेलीगेशन, यूथ डेलीगेशन, क्योंकि हमारा मानना है हम दरगाह से जुड़े हुए, बारगाह गरीब नवाज से जुड़े हुए। तो कश्मीर शुरू से ही सूफिज्म का गहवारा रहा है, वहाँ बड़ी बड़ी बारगाहें, बड़ी बड़ी खानकाहें हैं और वहां पर हमेशा मोहब्बत और अमन का पैगाम दिया गया है। लेकिन गुज़िश्ता 50 सालों के अंदर जो हालात रहे, पाकिस्तान की तरफ से जो टेररिज्म को सपोर्ट किया गया है और वहां पर एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की जो इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश कर दिए गए, वो इस सब चीजों की वजह है। पाकिस्तान शुरू से फंडिंग करता रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट का मकसद यही था कि हिंदुस्तान में कश्मीर के लोग चैन से, अमन से ना रहें और उनकी तरक्की ना हो। देखिए, पाकिस्तान खुद के हालात देखिए, मैं कश्मीर के आवाम से आपके चैनल के जरिए मुखातिब हूँ कि पाकिस्तान के खुद के हालात देखिए कहाँ पर हैं। वो खुद का डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आप लोगों का क्या करेंगे? चाइना में मुसलमानों की कंडीशन देखें आप क्या है, अफगानिस्तान में मुसलमानों की कंडीशन देखें आप क्या है। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हम गरीब नवाज के हिंदुस्तान में रह रहे हैं और आज हमें मौके फराहम कराए जा रहे हैं। ये हमारा अव्वलीन फर्ज बनता है कि उन मौकों को हम अवेल करें और हिंदुस्तान की डेवलपमेंट पॉलिसीज जो कश्मीर में इंट्रोड्यूस की जा रही है
उसके अंदर अपना पार्टिसिपेंट करें और उसको हम अपनाएं। नसीरुद्दीन साहब, क्योंकि एक लंबा वक्त गुजरा है कश्मीरी नौजवानों का उसी माहौल में, और एक लंबे वक्त से, एक तवील अरसे से लोगों ने वहाँ देखा है इस तरह की चीज़ों को, इस तरह की सरगर्मियों को, तो आपको लगता है कि आज दौरे हाजिर में इस तरह की ज़रूरत पेश आती है कि इस पर मज़ीद काम किए जाने की ज़रूरत है, लोगों को ये बताया जाने की ज़रूरत है कि सच्चाई क्या है, आईना किस तरह से रखा जाए लोगों के सामने, ये भी एक बड़ा मौजू है, क्योंकि अभी समझाना लोगों को आसान नहीं है, लेकिन आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से चीजें तब्दील हुई हैं। देखिए, आर्टिकल 370 हटने के बाद में बेशक चीजें चेंजेस हुई हैं, लेकिन जो 50 सालों से उनके दिमाग में भर दिया गया कश्मीरियों के, और खासतौर से वहाँ के लोकल पॉलिटिशियन ने उनके साथ जो धोखा किया है कि खुद के बच्चों को तो फॉरेन में अच्छी से अच्छी जदीद तालीम के लिए भेज दिया, और इन बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया गया, इनको धोखे में रख करके इनको एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रखा गया। उसको सही करने के लिए, उनके दिमाग को वापस ब्रेन वॉश करने के लिए और उनको सही राह रास्त पे लाने के लिए मतलब हिंदुस्तान की मेन थीम से जोड़ने के लिए मेरा मानना यह है कि वहां पर सूफिज्म का प्रचार प्रसार होना बहुत जरूरी है। उसके लिए हमारी जो काउंसिल है, ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल, जिसके दीवान साहब सज्जादा नशीन साहब चीफ पैट्रन है, मैं चेयरमैन हूँ, हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा मकसद यही है कि हम वहां जाकर के डोर टू डोर पैगाम इंसानियत की कन्विंसिंग करें, लोगों को बताएं कि हिंदुस्तान से बेहतर मुल्क हमारे लिए कोई दूसरा मुल्क नहीं है, और कश्मीर हिंदुस्तान के सर का ताज है, कश्मीर हिंदुस्तान का इंटीग्रल पार्ट है और रहेगा। तो इस गलतफहमी को दूर रख करके हम लोग कैसे खुद का विकास कर सकते हैं और कैसे हम वहाँ सूफिज्म को वापस इस्टेब्लिश कर सकते हैं, अमन और अमान को वापस इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और लोगों को खुशगवार माहौल में जो डर का माहौल है वहां पर जो बना दिया गया आतंकवादियों के जरिए, उसको वापस से कैसे हम सही रास्ते पे लाएं, मिलजुल के काम करें। इसके लिए हमारी काउंसिल, हमारी तंजीम काम कर रही है, और हम चाहते हैं इसमें हुकूमत का ताउन रहे, उनसे मिला है, आगे भी मिलेगा, और इसको मिलकर के हम इंशाल्लाह वहां पर वापस से सूफिज्म के गहवारा जो वहां रहा है उसको वापस से मंजर आम पे लाएंगे इंशाल्लाह। आपने जिस सूफी काउंसिल का जिक्र किया अभी चिश्ती साहब, इसने कश्मीर में इससे पहले भी अपनी सरगर्मियां वाज़ेह रखी हैं, जान सकते हैं कौन कौन सी एक्टिविटीज आप लोगों ने की हैं अपनी इस काउंसिल के जरिए, और किस किस्म की रिएक्शन आपको लोगों की मिली है वहां से? देखिए, जब 2018 में हम लोग गए थे वहां पर, तो हम लोगों ने वहां पर जो माहौल बहुत उस वक्त लोगों में गुस्सा सिर्फ इसलिए था कि उनकी बेसिक जो एम्यूनिटीज है उसको बंद कर दिया गया था। अदरवाइज 370 को लेके हमने वहां पर किसी किस्म का एहतजाज नहीं देखा था। हम वहां पर गए, मार्केटों में गए थे, हम हॉस्पिटल्स में गए थे, हम दरगाहों में गए थे, लोगों का एक दो जगह हम लोगों ने फेस भी किया, लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार भी किया, गुस्से का इजहार भी किया, और वो जायज था क्योंकि वहां पर टेलीफोन लाइन नहीं थी, उस वक्त दौर था। लेकिन जब इतना बड़ा मेजर स्टेप लिया गया था, कि देखिए हुकूमत की नीयत कितनी साफ है, मौजूदा हुकूमत की, कि इतना बड़ा मेजर स्टेप लिया गया था, वो वहां के आवाम के फेवर में, उनके इंटरेस्ट में लिया गया था। आज 370 हटने के बाद में वहां देखिए कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं डेवलपमेंट के, और हमारी जो सरगर्मी है, हमारी जो वहां पर मौजूदगी है, वो पिछले 2-3 सालों में एक्चुअली कोरोना जो काल आया उसमें जो लॉकडाउन रहा, लेकिन हम लोग इंटरनेट के जरिए जुड़े रहे, सोशल मीडिया के जरिए वहां से जुड़े रहे। हमारी काउंसिल के नुमाइंदे वहां पर हैं जो सूफिज्म को लेके काम कर रहे हैं, जगह जगह मीटिंग्स भी होती है हमारी काउंसिल के लोगों की। वहां पर जो सज्जादगान दरगाहें हैं वो हमारी काउंसिल से पूरी तरीके से जुड़ी हुई हैं, और हम लोग जूम मीटिंग करके एक दूसरे से तबादला ख्याल करते रहते हैं और कोशिश करते रहते हैं कि सूफिज्म को आम करें। हम कोशिश करेंगे कि वहाँ के जो लोकल मसाइल हैं, औकाफ को लेकर के, दरगाहों के वक्फ बोर्ड को लेकर के, और सूफिज्म के हम चाहते हैं वहाँ इंस्टीट्यूशन कायम हो, उसको लेकर के हम लोग एक काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी उसमें हम एक विजिट दोबारा भी करेंगे वहाँ पर। मुस्तकबिल में कुछ और मंसूबे हैं आपके जम्मू और कश्मीर में इस तरह की एक्टिविटीज को अंजाम देने के चिश्ती साहब? हम तो बिल्कुल हमारे हैं, पूरा हमारा एक एजेंडा है कश्मीर के लिए कि हम वहाँ पर जो दरगाहें उनको, जिनको एक तरह से पीछे की तरफ ढकेल दिया गया था, जो अमन और अमान का पैगाम देती है, मोहब्बत का पैगाम देती है, हम उनको वापस से मंजर आम पे लाएंगे। इसके लिए हम कमिटेड हैं, हमारी काउंसिल कमिटेड है, और वहां पर हम एक सूफी इंस्टीट्यूशन कायम करेंगे जिससे कि तमाम मजहब के लोग, क्योंकि सूफिज्म मजहब के बारे में बात नहीं करता, सिर्फ मोहब्बत, अमन और अमान के बारे में बात करता है, एक साथ बैठने के बारे में बात करता है। तो हम सबको लेके चलेंगे और कोशिश करेंगे वहां पर जो एक्सट्रीमिज्म, जो अतिवाद सोच को बढ़ावा दे दिया गया, रेडिकल थॉट को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, उसको वहां खत्म करेंगे। इसके लिए हम कमिटेड हैं। आपको लगता है सूफीज्म जैसे रूहानी अंदाज से एक्सट्रीमिस्ट को, शिद्दत पसंदों को आप लोग राम करने में मदद हासिल कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। सूफियों ने हमेशा शिद्दत पसंद लोगों का सामना किया और उनके दिलों को बदला है, ये तारीख गवाह है।
और इंशाअल्लाह ताला कश्मीर में भी हमारी ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल काम कर रही है और बड़े पैमाने पे हम काम और जल्दी शुरू करेंगे वहां पर, जिससे कि वहाँ के जो शिद्दत पसंद लोग हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट थॉट रखते हैं, उनको हम राह रास्त पे लाएं और कश्मीर को वापस से अमन का गहवारा बनाया जाए और दुनिया का बेस्ट डेस्टिनेशन बनाया जाए। हम चाहते हैं उस दुनिया का बेस्ट रिलीजियस डेस्टिनेशन बनाया जाए कश्मीर। चिश्ती साहब, बारगाह गरीब नवाज के दीवान सैयद ज़ैनुल आबदीन साहब ने ये पहली स्टेटमेंट इस तरह की नहीं दी है जब उन्होंने यासीन मलिक की सज़ा पर बात की। अब उन्होंने कहा कि यासीन मलिक ने कश्मीरी नौजवानों के हाथों में किताबें छुड़वाकर उन्हें हथियार थमा दिए। इससे पहले भी उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को चाहिए कि वो तालीम को हथियार बनाएं। तालीम पर उनका हमेशा से फोकस रहा है, तालीम को उन्होंने हमेशा से जिंदगी का मरकज बनाकर पेश किया है। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स आपको लगता है कि ये जो चीज़ें मुर्दा होती जा रही हैं, जो चीज़ें धीरे धीरे मंद पड़ती जा रही हैं, उनमें जान फूंकने का काम करती हैं? देखिए, बेशक दीवान साहब सज्जादा नशीन बारगाह गरीब नवाज की शख्सियत हमेशा से ऐसे खुले बयान देती आई है, बिना किसी दबाव के और बिना किसी लालच के, क्योंकि वो बारगाह गरीब नवाज के सज्जादा नशीन है। उनको कोई पॉलिटिकल एजेंडा अपना फुलफिल नहीं करना है और वो अपनी बात बेबाकी से कहते हैं और उनका कहना एकदम दुरुस्त था कि हिंदुस्तान के नौजवानों को, मुसलमानों को तालीम को अपना हथियार बनाना चाहिए। देखिए, सोशल मीडिया का दौर है, जदीद दौर में हम रह रहे हैं और अगर अपनी बात आपको एक दूसरे तक पहुंचानी तो सोशल मीडिया सबसे बड़ा जरिया है। और सोशल मीडिया तो जाहिर सी बात है, आप जब तालीम याफ्ता नहीं होंगे सोशल मीडिया भी आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो तालीम अच्छी से अच्छी हासिल करें और उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दें जो आपके घर के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, आपके कौम के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं और आपके मोहल्ले के साथ, आपके स्टेट के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। इसलिए दीवान साहब का बयान शुरू से देश हित में आता रहता है और हमेशा आता भी रहेगा, क्योंकि वो मसनद सज्जादगी बारगाह गरीब नवाज पे बैठे हैं और बारगाह गरीब नवाज से हमेशा दीन की तबलीग की गई है, मोहब्बत और अमन का पैगाम दिया गया है। उसी को दीवान साहब अपने फराइज को अंजाम देते हुए इस तरह के बयान जारी करते हैं और बेशक इन बयानात का असर मैं समझता हूँ यूथ, छोटा बड़ा जो भी हो, बुजुर्गों, उनके दिलों पे पड़ता है, क्योंकि बारगाह गरीब नवाज से सबकी अकीदत जुड़ी। नसीरुद्दीन साहब, एक और अहम सवाल है, दीवान साहब को या आपको कभी लगा कि ये एक दुश्वार रास्ता है जिस पर चला जा रहा है और मंजिल काफ़ी दूर है, या फिर हमेशा ये लगता है कि कोशिशें की जाती रहें, उम्मीद बाकी है, उम्मीद कायम है और एक ना एक दिन लोगों को ये समझ में ज़रूर आएगा कि दरअसल मोहब्बत का पैगाम किस चीज़ में है? आप सही कह रहे हैं, दुश्वारियां बहुत आती है अच्छे रास्ते पे, नेक रास्ते पे चलने पे। गरीब नवाज जब हिंदुस्तान में तशरीफ लाए ना तो बहुत दुश्वारी आई, लेकिन जब हिंदुस्तान में आकर के आपने जो अपने हुस्न अखलाक पेश किया दुनिया के सामने, इस बर्रे सगीर में जो पेश किया, तो दुनिया चूक दर चूक उनसे जुड़ती गई। उस दौर में जब टेक्नोलॉजी का दौर नहीं था, लाखों की तादाद में लोग कलमा गो हुए आपके चेहरा देख करके। और दीवान साहब, सज्जादा नशीन साहब और ये फकीर आपके सामने जो बैठा, हम गरीब नवाज की औलाद हैं और हमारा अव्वलीन फर्ज बनता है कि हम उस नेक रास्ते पे चलें। और दुश्वारी कितनी है, बेशक अच्छे रास्ते पे चलने पे लोग ताने भी मारते हैं, लोग गालियां भी देते हैं, लेकिन हमारा मकसद, हमारा पैगाम मोहब्बत है। उनका जो मकसद है वो पूरा करें, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें कितना बुरा कहना चाहे करें, लेकिन हमें यकीन है कि जिस मोहब्बत के पैगाम को, गरीब नवाज के पैगाम को हम लेके चले हैं, उसको हम घर घर तक आम फहम करेंगे। पिछले 4-5 सालों में जो हम लोग दौरे कर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, हमें इतना मोहब्बत, इतना प्यार मिल रहा है लोगों से, चाहे वो किसी भी मजहब के हों। तो मैं समझता हूँ सिर्फ एक लॉ जगाने की जरूरत थी, जो हम कोशिश कर रहे हैं वापस से, कि इस जदीद दौर के ना टेक्नोलॉजी का दौर है, इसका सहारा भी लिया जा रहा है और आपकी मीडिया का सहारा भी हमें लेना है। हम चाहते हैं डोर टू डोर मोहब्बत और अमन का पैगाम दिया जाए। हिंदुस्तान का हजारों सालों का इतिहास है कि गंगा जमनी तहजीब कैसे कायम और दायम रही, उसमें सबसे बड़ा अहम रोल सूफियों का रहा, दरगाहों का रहा जी। और दरगाहें ही ऐसे मरकज हैं जो बिना मजहब, बिना कैद रंगो नस्ल अपना काम करती हैं, अपना पैगाम देती हैं। मेरा मानना यह है कि दरगाहें जो रोल अदा कर पाएंगी वो कोई दूसरी तंजीम नहीं कर पाएगी। तो इसलिए हमारा मकसद है मीडिया हमसे जुड़े, दरगाहों के साथ जुड़े, हमारी काउंसिल के साथ जुड़े, सज्जादा नशीन साहब के साथ जुड़े। हम इस पैगाम को डोर टू डोर लेके जाएंगे और जो लोग अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए, अपनी खुद के सेल्फ इंटरेस्ट के लिए इस मुल्क के अमन अमान की फिजा खराब करने में लगे हुए, हम उनको काउंटर करेंगे, उनको कामयाब नहीं होने देंगे। चिश्ती साहब, खुसूसी तौर पर नौजवानों के लिए कोई मैसेज ज़रूर देना चाहेंगे आज आप हमारी इस गुफ्तगू के जरिए, क्योंकि उसकी बेहद सख्त ज़रूरत है दौरे हाजिर? देखिए, नौजवान, मैं भी यूथ, एज ए यूथ मैं सबसे एक्सपेक्ट करता हूं और सबसे अपील भी करता हूं कि देखिए अपनी जिम्मेदारियों को समझें, किसी के हाथ का खिलौना ना बने और सोशल मीडिया पे आंख मूंद कर विश्वास ना करें, यकीन ना करें। जो सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे मैसेज वायरल होते हैं, उसकी तस्दीक करें सबसे पहले। और ये ध्यान रखें कि आपके कंधों पे जिम्मेदारी आपके परिवार की भी है,
आपके खानदान की भी है और इस मुल्क की भी है। आप इस मुल्क का मुस्तकबिल भी है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है हम अपनी जिम्मेदारी को समझ करके सोच समझ के कदम उठाएं, किसी के बहकावे में ना आए, किसी के सेल्फ इंटरेस्ट का निशाना ना बने। एक आखिरी सवाल आपसे और बेहद अहम सवाल, मोहब्बतों का पैगाम आम करने की अपनी मंजिल अभी आपको कितनी दूर नजर आती है? देखिए, मोहब्बत तो सबके दिलों में है, उस पर थोड़ी सी धूल जम गई है, उस धूल को हटाने की जरूरत है और वो मंजिल दूर नहीं है जब हम सब मिलकर एक साथ काम करेंगे और इस मुल्क में वापस मोहब्बत के फूल खिलाएंगे। और इसके लिए आपके पास सबसे बड़ा वेपन, सबसे बड़ा हथियार सूफीज्म है। बेशक सूफीज्म है। इसी मकसद को लेकर हमने ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल बनाई थी। शुरुआत हमने अजमेर से करी थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान की 800 दरगाहें इस काउंसिल से जुड़ चुकी हैं और उन दरगाहों के सज्जादगान सब हाईली क्वालिफाइड हैं और सब हुब्बुल वतनी के लिए। जी सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती साहब, बेहद शुक्रिया आपका इस तवील गुफ्तगू के लिए, इस बेहद अहम मौजू पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम दुआ करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि आपको आपके मकासद में कामयाबी अता करे।